नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, जैसे आप जानते हैं, आधार सीरीज में GS1 के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। आज डे 25 है और हम सोसाइटी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो भारतीय समाज खंड है उसका ये डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है, हम जो है हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री और प्लस जो भारत का इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम, प्राचीन इतिहास और ये सब आर्ट एंड कल्चर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हैं, वो देख लीजिए। क्योंकि GS1 जो है अभी आगे 4-5 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद GS2 शुरू किया जाएगा। GS1 में अभी हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे सोसाइटी के बाद, तो 5 से 6 लेक्चर और लेंगे, उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, आज देखते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टेलीग्राम ग्रुप में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर उत्तर भी लिख सकते हैं इसका। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्रामीण भारत संस्कारों के नाम पर रूढ़िवादिता में उलझा है और शहरी भारत आधुनिकता के नाम पर संस्कारों की तिलांजलि दे रहा है। क्या दोनों स्थिति भारतीय संस्कृति के लिए खतरनाक है? विवेचना कीजिए। आपको डिस्कस करना है क्या है एक्चुअली। आप जानते हैं कि ग्रामीण भारत में क्या है, कुछ रूढ़िवादिता होती है, और शहरी भारत क्या है, वो इतना एडवांस बन जाता है कि अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को ही भूल जाता है। हमारे सांस्कृतिक मूल्य क्या है? जैसे कि विवाह एक संस्था है, उसका सम्मान करना, परिवार का सम्मान करना, संयुक्त परिवार, दया, परोपकार, है ना, सामाजिक कार्य, ये सब जो है हमारी संस्कृति के पार्ट है। तो ग्रामीण समाज क्या है कि वहाँ संस्कृति प्राय देखी जाती है कि एक मजबूत आधार स्तंभ है, लेकिन उस संस्कृति में कुछ ऐसे रूढ़िवादी तत्व शामिल हो जाते हैं, जैसे अंधविश्वास, है ना, इत्यादि अंधविश्वास शामिल हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि फिर वो रूढ़िवादिता में बदल जाती है वो संस्कृति। यही सब हमें डिस्कस करना है। तो इसका एक, क्योंकि दोनों के ऊपर ये क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत और शहरी भारत के ऊपर, संस्कृति की जड़ता और संस्कृति इतनी एडवांस हो जाए कि वो पाश्चात्य से प्रभावित हो जाए, अपनी संस्कृति भूल जाए, उसी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ऐसा ही एक निष्कर्ष लिख देंगे, मिला सॉरी इंट्रोडक्शन लिखेंगे मिला जुला। देखिए इंट्रोडक्शन क्या लिखते हैं, 2 से 3 लाइन का। मैंने बताया कि आपको टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन लिखना है। क्या इंट्रोडक्शन है? भारतीय समाज वर्तमान में परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व से गुजर रहा है। देखिए, ये आप ये लाइन लिखेंगे आप, तो ये इसकी की लाइन हो जाएगी। ये कीवर्ड है कि आधुनिकता और परंपरा के बीच द्वंद्व, तो ये आप लिखेंगे। ग्रामीण भारत में रूढ़िवादिता और शहरी भारत में मूल्यों का ह्रास अर्थात क्षरण की प्रवृत्ति भारतीय संस्कृति की निरंतरता के लिए चुनौतियां हैं, चुनौतियां पेश करते हैं, चुनौती है। अब इसमें क्या है, जैसे आपको बताया था कि छोटा सा इंट्रो लिखने के बाद तुरंत आप मुख्य भाग का हेडिंग डालेंगे। इसमें मुख्य भाग का हेडिंग क्या होगा? ग्रामीण भारत रूढ़िवादिता की समस्या। फिर शहरी भारत के 3-4 पॉइंट देंगे। शहरी भारत आधुनिकता की विसंगतियाँ, फिर 3-4 पॉइंट देंगे, और एक मिला जुला बता देंगे कि दोनों ही खतरनाक क्यों हैं और आगे की राह क्या होना चाहिए, एक संतुलित मार्ग होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि हम पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं में उलझे रहे, और ऐसा भी ना हो कि अपने परंपरागत मूल्यों का ही त्याग कर दें। इस प्रकार से देते हुए एक निष्कर्ष लिखेंगे संतुलित सा। देखते हैं, पॉइंट देखते हैं। जैसे आपको बताया कि पॉइंट आप ऐसे ही बनाएंगे, ये मेन बॉडी का हेडिंग डालेंगे यहाँ, फिर सब हेडिंग डालेंगे, उसके अंदर जो है पॉइंट डालकर लिखते रहेंगे। बड़े बड़े पैराग्राफ आपको नहीं लिखने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कंटेंट से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन का भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसे नहीं कि पूरा इतना बड़ा पैरा लिख दिया, उसे फिर कोई चेक नहीं करेगा एग्जामिनर आपका अच्छे से। देखते हैं क्या रूढ़िवादिता की समस्या है ग्रामीण भारत में। परंपरा का विकृत रूप, जैसे कि जब परंपराएं अंधविश्वास और कट्टरता का रूप ले लेती है तो वे संस्कृति की बजाय सामाजिक बोझ बन जाती है। उदाहरण, क्या उदाहरण देंगे? क्योंकि हर पॉइंट में अगर आप उदाहरण देंगे तो बेस्ट है। अगर सभी पॉइंट में नहीं दे सकते हैं, अगर 4 पॉइंट लिख रहे हैं तो उनमें 3 में तो देंगे ही देंगे आप, या 2 में देंगे। ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग क्या है ये भाई? इसमें क्या होता है कि जैसे कोई अंतरजातीय विवाह कर लेता है, तो ग्रामीण समाज है या खाप पंचायत क्या है, क्या फरमान सुनाती है कि अंतरजातीय विवाह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, जबकि ये आज के समय में एक आधुनिक मूल्य बन चुका है। तो ये अवॉइड करना चाहिए पूरी तरह। ये परंपरा का एक किस्म से विकृत, क्या विभत्स रूप है। अगर आप परंपरा के नाम पर किसी की हत्या ही कर देंगे तो वो विभत्स रूप हो जाएगा। दूसरा देखिए, सामाजिक जड़ता। सामाजिक जड़ता में क्या है? देखिए, जाति आधारित भेदभाव, अस्पृश्यता, पितृसत्तात्मक सोच समाज को स्थिर बनाती है और विकास की गति को धीमी करती है।
अब जाति आधारित भेदभाव या अस्पृश्यता में आप एक उदाहरण देंगे? अभी आपने देखा होगा, एक यादव कथावाचक थे, उनकी पिटाई कर दी थी इसी आधार पर कि आप यादव है, ये तो केवल ब्राह्मणों का अधिकार है। तो इसको आप रूढ़िवादिता में या सामाजिक जड़ता में या जातिवाद में उदाहरण में लिख सकते हैं। अन्य कोई उदाहरण याद है आपके तो वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए तर्क का भाव। क्या होता है, कई बार जब होता है ना, जब आदमी रूढ़िवादी सोच रखता है तो उसके अंदर तर्क की कमी हो जाती है। जैसे अगर बिल्ली रास्ता काट देगी तो बोलेंगे अपशकुन है। तो ये एक सीधा सा उदाहरण है इसका, बड़ा आसान सा। तो वहां कोई तर्क नहीं है कि भाई क्यों अपशकुन है, बिल्ली काटने से, बिल्ली का रास्ता काटने से क्या होगा। तो ये आप इसमें थोड़ा सा इसको आप डिफाइन कर दें। रूढ़िवादिता वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मार्ग में बाधा होती है। और इसके बाद क्या है, यह मौलिक अधिकारों और स्वतंत्र विचारों का दमन का कारण बनती है। ये कर लिखेंगे आप। चौथा क्या होगा, लोकतंत्र के विरुद्ध है। देखिए लोकतंत्र क्या है, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, लोकतंत्र में आगे बढ़ने की भावना होनी चाहिए। हमारे संविधान में भी ये लिखा है कि वैज्ञानिक सोच को हम बढ़ावा देंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे आप व्याख्या में, संकीर्ण सोच का प्रभाव मतदान और सामाजिक निर्णय की प्रक्रिया में भी दिखता है। आपने देखे होंगे बंगाल चुनाव में क्या होता है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इतना बनता है और हिंसा होती है। हिंसा हमारी संस्कृति का कभी भी हिस्सा नहीं रही है। भारत में लोकतंत्र कितना प्राचीन है, ये देखिए। गणतंत्र जो है, वैशाली जो गणतंत्र था भारत में, विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र था ये, प्राचीनतम। तो तब से हम हमारे यहाँ गणतंत्र है। भाई अमेरिका में तो अभी हुआ है ना, अमेरिकी क्रांति के बाद, ये तो बड़ी बात की बात है। हमारे यहाँ तो चोल काल में आपने देखा होगा स्थानीय स्वशासन था, महाजनपद काल में जो वैशाली था तो वहाँ भी गणतंत्र था, उसे विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। तो अभी क्या होता है कि लोकतंत्र में मतदान वगैरह में आपको देखने को मिलेगा कि असहिष्णुता, कट्टरता, लड़ाई झगड़ा, मार काट, ये सब आ जाता है। तो ये हमारी संस्कृति को पीछे ले जाता है, न कि आगे। तो प्रगतिशील समाज में बाधक है, ये आप लिखें। अब 4 पॉइंट ये लिखेंगे। अब 4 पॉइंट ये हो जाएंगे, 8 पॉइंट हो जाएंगे आपके। 200 शब्दों का अगर प्रश्न आता है उसमें इतना काफी है, क्योंकि आगे हमें इसकी समालोचना भी करनी है। गलत व्याख्या क्या होता है, देखिए शहरी भारत में आधुनिकता की विसंगतियां क्या क्या है। देखिए गलत व्याख्या करते हैं इस चीज की, आधुनिकीकरण की। एक्चुअली क्या है, जब कुछ लोग आधुनिक बनने की कोशिश करते हैं तो वो क्या होता है, सबसे पहले अपनी जो संस्कृति है उसको ही रूढ़िवादी बताने लगते हैं, जबकि हर संस्कृति में अच्छाई और बुराई है। भाई पाश्चात्यकरण हम फॉलो करते हैं, ठीक है, उसकी अच्छी बातें हमें ले लेनी चाहिए, कि जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना, खाने पीने पहनने ओढ़ने की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी। लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ खराब भी है, तो उसका अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। जैसे शहरी भारत में आधुनिकता को अक्सर पश्चिमीकरण का पर्याय मान लिया जाता है, जिसे सांस्कृतिक पहचान का संकट होता है। तो सांस्कृतिक पहचान का संकट कैसे होगा, भाई हम अपनी पहचान खो देंगे, केवल विदेशी संस्कृति को ही अपना लेंगे तो ये पहचान का संकट हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि भारत की तो कोई संस्कृति रहेगी ही नहीं। फिर अगर हम पूरी तरह पश्चिमीकरण को फॉलो करने लगेंगे तो हमारी पहचान खुद की क्या रहेगी। दूसरा देखिए, मानवीय संवेदनाओं का क्षरण, ये आपने बहुत देखा होगा। गाँव में लोग क्या है कि एक दूसरे की मदद करते हैं, शहर में क्या होगा, पड़ोसी में के घर में अगर कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो पड़ोसी झांकता भी नहीं है, बात भी नहीं करते हैं। जबकि गांव में क्या होता है कि लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आधुनिकता की होड़ में व्यक्ति अत्यधिक व्यक्तिवादी हो गया है, अर्थात सेल्फ सेंट्रिक हो गया, वो खुद की में उलझा है, बस केवल दूसरों से बातें ही नहीं करना चाहते हैं। इसका तो कई बार आपने देखा होगा मानसिक रोगी भी बन जाते हैं इस प्रकार से लोग, जब आइसोलेट रहते हैं, जिससे सामुदायिक भावना और पारिवारिक जुड़ाव कम हो रहे हैं। यहाँ तक कि मतलब पड़ोसी से तो ठीक है, अब परिवार में शहरी परिवारों में क्या है कि कुछ बच्चे माता पिता से ही बात नहीं करते हैं, माता पिता बच्चों से बात नहीं करते हैं, पड़ोस की तो छोड़िए। तो ये जो हमारे पारिवारिक मूल्य है वे भी कम हो जाते हैं, नैतिक शून्यता हो जाती है। देखिए जब भौतिकवाद होगा और उपभोक्तावादी संस्कृति होगी तो मानवीय मूल्यों की का क्षरण होगा, तो शून्य नैतिकता वहाँ क्या है, खत्म हो जाएगी। ये जैसे कि अगर व्यक्ति ये सोचेगा कि हर चीज मैं ही लूँ, है ना, तो फिर वो नैतिक कहाँ रहा, वो तो भाई संग्रह किए जाएगा, है ना, भ्रष्टाचार करेगा, लालची बनेगा, दूसरों की हेल्प नहीं करेगा। तो नैतिकता के जो सारे मूल्य हैं, जैसे परोपकार, ये नैतिकता का मूल्य है। ईमानदारी नैतिकता का मूल्य, आप एथिक्स में पढ़ते होंगे, है ना। सामाजिक कार्य करना ये नैतिकता का मूल्य है। ये सब व्यक्ति त्याग देगा फिर, जब वो भौतिकवाद हो जाएगा और उपभोक्तावादी हो जाएगा। इससे व्यक्ति आधुनिक तो हुआ लेकिन जड़हीन महसूस कर रहा है। आज देखा होगा आपने, काफी लोग जो है आधुनिक होने के बाद वो ये महसूस करते हैं कि यार ये तो कुछ है ही नहीं, जिस ओर हम जा रहे हैं भौतिकवाद की ओर। आपने देखा होगा कई खबरों में आता है कि यूएसए से जो है
अपना करोड़ों का पैकेज छोड़कर उसने क्या किया, गांव में आकर खेती करनी शुरू कर दी। तो ये सब इसी का कारण है कि जब अत्यधिक आप भौतिकवाद हो जाओ, भौतिकतावादी बन जाओगे, तो फिर आपको एक रिग्रेट होगा कि मैं अपनी जड़ों से टूट चुका हूँ। मानसिक तनाव, जैसे बताया, जब संस्कार नहीं होंगे, अकेलापन होगा, तो फिर मानसिक तनाव होगा। यही कारण है कि भारत में जो है मानसिक रोगी बढ़ते जा रहे हैं। अब इनका दोनों चीजें हमने बता दी। अब ये खतरनाक क्यों है, छोटा सा ये बता देंगे इसमें निष्कर्ष से पहले ये जरूर लिखेंगे आप। अति रूढ़िवादिता, देखिए इस चीज के लिए ना एक डायग्राम बनाएंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया जहां भी आप डायग्राम बना सकते हो वो बनाएंगे। और हमारे जो मॉडल उत्तर है, ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे अच्छे मॉडल उत्तर क्यों है, क्योंकि हम प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं। और हमारी टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन कराया गया था, और आधार सीरीज में भी ये मैंने दिया था, तो यही डिस्कस कर रहे हैं। एज इट इज मॉडल उत्तर जो है ये हमारे जो विशेष बैच का ही मॉडल उत्तर है। उधर क्या है, 3 क्वेश्चन डेली देते हैं हम, और आपको पूरा GS1 GS2 से लेकर GS6 तक कराया जा रहा है। उधर आप देख सकते हैं, उसका टेलीग्राम के ऊपर यहाँ डिटेल दी हुई है, शेड्यूल दिया हुआ है। 15 मई से विशेष बैच जो है, विशेष बैच का 2.0 शुरू हो जाएगा, दूसरा बैच शुरू हो जाएगा, इसमें GS2 कराया जा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर वापस। लिखेंगे कैसे, देखिए ये रूढ़िवादिता लिखेंगे, ये अत्याधुनिकवाद लिखेंगे, दोनों को फिर बता देंगे कि ये कैसे खतरनाक है। अति रूढ़िवादिता समाज को अतीत में कैद कर देती है, अर्थात हम आगे नहीं बढ़ते, पीछे ही झांकते रहेंगे। जैसे क्या होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि विश्व गुरु है, भारत विश्व गुरु है, इस चक्कर में क्या करेंगे, वो अंग्रेजी का विरोध करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। भाई विश्व गुरु जब थे तो थे, लेकिन अभी आप क्या है ये देखिए, अभी आप कितनी खोज कर रहे हैं, कितने नोबेल पुरस्कार आपको मिल रहे हैं, ये सब भी तो देखना पड़ेगा। अतीत के गौरव को हम कब तक उसके ऊपर कंधे पर बंदूक रख के चलाते रहेंगे। तो अतीत का गौरव ठीक है, अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन अब वर्तमान में स्थिति क्या है वो भी देखनी पड़ेगी, और उसके अनुसार ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, अपनी कमी को दूर करना पड़ेगा। ये हुआ अतीत की बात और अति रूढ़िवादिता की बात। अब अति आधुनिकता क्या होता है, समाज को उसके अस्तित्व से ही काट देती है। अच्छा, इतना भी आधुनिक नहीं हो जाना कि आप पूरा दिन केवल पश्चिमी संस्कृति फॉलो कर रहे हैं या अपने में ही खोए बैठे हैं। तो ये सब हमारे क्या है, अस्तित्व जो हमारी संस्कृति है उसको ही मिटा देगी। दोनों स्थिति में भारतीय संस्कृति के स्थायित्व के लिए चुनौतीपूर्ण है, दोनों स्थितियाँ। तो ये ऐसे करके एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम बता देंगे, क्योंकि दोनों स्थितियों के पॉइंट हमने बता दिए ऊपर। अब केवल तो निष्कर्ष टाइप देना है, हमें एक समालोचना करनी है, तो ये हमने बता दिया। अब आगे भाई खतरनाक स्थिति है, तो हम संतुलन का मार्ग भी बताएंगे। भाई अब करना क्या चाहिए, संतुलन का मार्ग देखिए, ग्रामीण सुधार होना चाहिए। भाई ग्रामीण समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, आज भी आप देखते होंगे गाँव में जातिवाद ज़्यादा है, शहरों में इतना जातिवाद की समस्या नहीं है इतनी। जातिवाद, भेदभाव, ये सब जो है ये इनसे दूर होना चाहिए हमें ना, और तार्किकता को बढ़ावा देना चाहिए। शहरी पुनरावलोकन क्या है, भाई ठीक है आगे बढ़ रहे हैं शहरी लोग, आधुनिक सोच है, अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ साथ मूल मानवीय मूल्यों, परिवार और संवेदनाओं को पुनर्जीवित करना होगा। तो इस प्रकार के प्रोग्राम चलाने चाहिए जिससे कि वो अपनी जड़ों से जुड़े, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाए। संस्कृति का सार क्या है, देखिए भारतीय संस्कृति जो है अपने आप में अनूठी है। इसके लिए एक कथन प्रचलित है कि ये संस्कृति निरंतर चली आ रही है, युगों युगों से। तो उस संस्कृति के सार को हमें समझना होगा, क्यों चली आ रही है, क्योंकि यहाँ क्या है, अडेप्टेबिलिटी है, अनुकूलनशीलता है। अर्थात हमारी संस्कृति ऐसी संस्कृति है कि जो अपनी संस्कृति को तो बढ़ावा देती है, दूसरों की संस्कृति को भी एक्सेप्ट करती है। यही कारण है कि यहाँ मुगल आए, अंग्रेज आए, उनसे भी हमने कुछ संस्कृतियाँ ली, और उनको उनकी उस संस्कृति को हमने अपनी संस्कृति में मिला लिया। जैसे बोलते हैं ऐसे गंगा जमुनवी तहजीब, आप देखते हैं उदाहरण याद दे सकते हैं, गंगा जमुनवी तहजीब। आप ये देखिए, यहाँ एक जो विनोबा भावे थे, उनका विनोबा भावे जो थे उनका एक कथन आप लिख सकते हैं। उन्होंने क्या लिखा था, कहा था कि भारतीय संस्कृति अर्थात हमारी संस्कृति भी की संस्कृति है, न कि ही की। अर्थात भी का मतलब यह है कि मेरी भी बात सही है और आपकी भी बात सही है, मेरी भी संस्कृति अच्छी है और आपकी भी संस्कृति अच्छी है, इसलिए उन्होंने कहा था। और ये नहीं कहते हमारा समाज की हमारी ही संस्कृति अच्छी है आपकी बेकार है, ये नहीं कहते। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि हमारी संस्कृति जो है वो भी की संस्कृति, अर्थात मेरी भी संस्कृति आपकी भी संस्कृति, न कि ही की, केवल आपकी ही या मेरी ही। तो कहने का मतलब ये है कि सर्वधर्म समभाव, अर्थात सर्वधर्म समभाव, अर्थात सबका सम्मान करती है हमारी संस्कृति। तभी ये निरंतर भी है। कोई चीज़ तभी निरंतर बनेगी जब वो अनुकूल होगी, जैसा माहौल होगा ऐसे माहौल में ढल जाएगी
और जो अच्छे अच्छे गुण होंगे वो ले लेंगे। जैसे कबीरदास जी ने कहा था कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता दही उड़ाए। तो इस प्रकार का आप श्लोक भी लिख सकते हैं आपके उत्तर को अच्छा बनाने के लिए। आगे चलते हैं। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं। अच्छा, क्या बेस्ट प्रैक्टिस हमें वर्ल्ड से लेनी चाहिए? फिलहाल में क्या है भाई, जो प्राचीन में तो हमारी संस्कृति अच्छी थी, अब वो तो हमारे पास है ही, लेकिन वर्तमान में भी देखना चाहिए हमें कि कौन कौन से देश जो अच्छी संस्कृति का पालन कर रहे हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। जैसे जापान में देखा होगा आपने, आधुनिकता के साथ परंपरा का संरक्षण है। जापानी लोग कितने एडवांस हैं, रोबोटिक्स, एआई, टेक्नोलॉजी हर चीज में आगे, लेकिन अपनी संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं आज भी। वे लोग पैदल चलते हैं, खान पान बिल्कुल साधारण है उनका, कार्य करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आपदा के समय भी देखा होगा आपने, जब सुनामी आई थी, जब वहाँ राशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो इतनी भुखमरी के समय भी लोग लाइन लगा कर खड़े थे आराम से, कोई आपादापी नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ तो देखते होंगे कि अगर कहीं भंडारा चल जाए उसमें भीड़ हो जाती है और भगदड़ हो जाती है। तो ये चीज़ हमें जापान से सीखनी चाहिए। भारत भी इसी संतुलित मॉडल को अपना सकता है। इसके बाद आप निष्कर्ष लिखेंगे 2 से 3 लाइन का। अतः स्पष्ट है कि न तो अति रूढ़िवादिता और न ही अति आधुनिकता भारतीय संस्कृति के लिए हितकर है। दोनों ही चीज खतरनाक है, कहने का मतलब ये है। आवश्यकता इस बात की है कि हम परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित करें, जिससे भारतीय संस्कृति अपनी मूल पहचान बनाए रखते हुए प्रगतिशील बनी रहे। और ये तो बड़ा निष्कर्ष हो जाएगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पे डीपीएसपी भी लगा सकते हैं कि भाई हमारे डीपीएसपी भी क्या बोलते हैं कि सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सोसाइटी का, इंडियन सोसाइटी से। देखिए, इंडियन सोसाइटी के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं मेंस एग्जाम में, कभी कभी 4 भी आ जाते हैं। तो ये दिखने में आसान लगते हैं, लेकिन जब तक आप इसका उत्तर अच्छा नहीं लिखोगे, टू द पॉइंट नहीं लिखोगे, कीवर्ड नहीं होंगे आपके उत्तर में, आम भाषा का प्रयोग करोगे, तो एग्जाम में आपको अच्छे नंबर नहीं देगा। इसके अलावा क्या होना चाहिए बताया कि डायग्राम, हेडिंग प्रॉपर होना चाहिए। जैसे ये बताया कि थोड़े थोड़े बदलाव लाना चाहिए। अगर आप एक जगह बॉक्स बना रहे हो, दूसरी जगह इस प्रकार का बना दीजिए क्लाउड टाइप, तो आपका उत्तर अच्छा भी लगेगा और आपको औरों से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा मॉडल उत्तर है दूसरा। मैं फिर से दिखा देता हूँ। इस प्रकार से जहाँ आपको लगेगा कि आप फ्लो चार्ट या डायग्राम बना सकते हैं, वो बना दीजिए आप वहाँ। तो ये सब ऐसे ही आपका उत्तर अच्छा बनेगा। तो ये आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर सोसाइटी से एक क्वेश्चन और लेकर आएंगे डे 26 में। और आप हमारी सीरीज को दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी हमें प्रोत्साहन मिलता है। अगर आप लाइक वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो के ऊपर व्यूज़ आते हैं लेकिन लाइक आप लोग नहीं करते हैं, और कमेंट भी कीजिए, जिससे कि हमें क्या है, मोटिवेशन मिलेगा और रोज़ रोज़ वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। बेल आइकन आप जरूर दबा लीजिए, क्योंकि वीडियो का कोई टाइम होता है नहीं, किस टाइम अपलोड होनी है, तो आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।